नमस्ते। वेलकम टू सिलिकॉन गुरुकुल। आज है 8 फरवरी 2024 और मैं हूं आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक्स लेकर। ये टॉपिक कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेशन के लास्ट तक बने रहिए, बिकॉज आपके लिए ये सेशन बहुत यूजफुल रहने वाला है। हमारा पहला टॉपिक रिलेटेड है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 से। तो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ डायरेक्शंस इशू किए हैं, कुछ निर्देश जारी किए हैं। इसमें यह कहा गया है इन पॉलिटिकल पार्टीज से कि आप चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 का पालन करते हुए अपना पोलिंग कैंपेन करेंगे। किसी भी तरह के चुनाव प्रचार में किसी भी बच्चे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है। साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ अगस्त 4, 2014 का भी आप पालन करेंगे। तो ये एक सख्त निर्देश है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, क्योंकि हर साल ऐसा देखा जाता था कि पोलिंग कैंपेन के दौरान कुछ बच्चों को लेबर की तरह काम करते हुए देखा जाता था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अगस्त 2014 में ये एम्फेसाइज किया था कि किसी भी बच्चे को इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 24 में ये प्रोविज़न किया गया है कि कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी एज 14 ईयर्स से कम है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी भी तरह के फैक्ट्री या हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम पर नहीं लगा सकते हैं। देखो 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो उस समय देश की हालत बहुत ख़राब थी, तो हम उतना अधिक इसमें प्रोविज़न नहीं डाल पाए थे। तो हमने ये सिर्फ कहा कि हजार्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम 75 ईयर्स से भी आगे हो गया है हमारा, तो अब हम थोड़ा आगे निकल आए हैं। तो अब हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के चाइल्ड लेबर की तरफ बढ़ रहे हैं और उसका पालन करने की बात बार बार बॉम्बे हाई कोर्ट जैसे कई सारे कोर्ट ने कह चुका है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने चाइल्ड लेबर को इस तरह से डिफ़ाइन कर रखा है कि ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप बच्चे को शामिल करते हैं और उस एक्टिविटी के कारण उस बच्चे का चाइल्डहुड पोटेंशियल या डिग्निटी में कुछ लॉस आता है, फिजिकल या मेंटल डेवलपमेंट में किसी तरह का लॉस आता है, तो उसी को चाइल्ड लेबर कहा जाता है। देखो बच्चे का जो लाइफ होता है ना, वो बिल्कुल राजाओं की तरह होनी चाहिए, यानी कि वो किसी भी तरह का फिक्र नहीं हो उसे। हालांकि ठीक है, सबके पास अपने अपने नीड्स होते हैं और सबकी अपने अपने लिमिट्स होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप किसी बच्चे से खेलने के समय उसे कहीं पर एक दुकान पर बिठा दें, हो सकता है वो किसी तरह का लेबर ना कर रहा हो, बस बैठा हुआ हो दुकान पर, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। जबकि बचपन का एज कैसा होता है कि किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, खुल के खेलता है, हंसता है, बोलता है, दोस्त बनाते हैं, घूमते फिरते हैं, तरह तरह का क्यूरियोसिटी होती है, उनकी पोटेंशियल होती है, उनकी अपनी डिग्निटी होती है, कहीं काम कर रहा होता है, ऐसा माहौल होता है, वयस्क माहौल। इतनी गंदी गंदी गालियाँ लोग बोलते हैं, बड़े बड़े लोग, उन्हें ज़रा सा भी परवाह नहीं होता है कि जिस चाय दुकान पर वो चाय पी रहे हैं एक बच्चा भी वहाँ चाय का कप धो रहा है। एक तो वो बच्चा को चाय का कप धोना नहीं चाहिए वहाँ, अगर वो धो रहा है तो बड़े लोग जो चाय पी रहे हैं थोड़ा सा इस बात का अपना एक नैतिकता रखें, थोड़ा मोरल रखें। लेकिन ऐसा होता हुआ मैंने कभी देखा नहीं। तो वही बात है यहाँ पर कि फिजिकल या मेंटल डेवलपमेंट में बहुत हरासमेंट आ जाती है। और इस तरह के चाइल्ड लेबर से एक और सोसाइटल प्रॉब्लम है कि सोसाइटी में जो पॉवर्टी का अपना एक विशियस साइकिल है उसमें एक परपेचुएशन देखा जाता है। आप ऐसे समझो ना कि आपका जो बचपन बीता है, आपको एक अच्छा एजुकेशन मिला, सारी सुविधाएं मिली या नहीं मिली वो एक अलग मैटर है, कम से कम डिग्निटी तो सारे बच्चों को मिला होगा आपको अपने चाइल्डहुड फेज में। जो भी आपके बड़े आपके घर आते थे वो आपसे कितना प्यार से बात करते थे। लेकिन आप कंपेयर करो एक चाय के दुकान पर काम करने वाले किसी बच्चे से, आप देखेंगे दिन भर में उससे जितनी बात की जाती है उसके मालिक के द्वारा या फिर अन्य लोगों के द्वारा, उसमें 100 बातों में से तो उसे 80 गालियाँ ही मिलती है। तो उसकी डिग्निटी तो पहले ही उसके मन में ख़त्म हो चुका है, तो आगे चलकर उसके लिए काम करना इतना आसान नहीं रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब आइए बात करते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स की। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ रिपोर्ट ये कहता है कि इंडिया में 5 to 17 एज रेंज में जो काम करने वाले बच्चे हैं, साउथ एशिया में ये हाईएस्ट नंबर इंडिया में ही है। पूरे साउथ एशिया में सबसे अधिक चाइल्ड लेबर इंडिया में ही है 5 to 17 ईयर्स एज ग्रुप में। रूरल एरियाज में बहुत अधिक है, 13.9% ऑफ चिल्ड्रन काम में इन्वॉल्व हैं। मुझे लगता है ये डाटा बिल्कुल गलत है। मैंने रूरल इंडिया में काम किया है एज ए टीचर, मैं कई गाँवों में पढ़ाया हूँ सरकारी टीचर के रूप में। तो मैंने वहाँ देखा है कि सरकारी बच्चे जो भी आते थे स्कूल में पढ़ने के लिए ना, तो उनके माँ बाप जो लंच आवर होता था, जैसे 9 to 4 का स्कूल होता है गवर्नमेंट स्कूल,
तो 1 PM पर क्या होता है, वहाँ लंच आवर होता है, तो 1 PM में बहुत सारे गार्जियन आ जाते थे कि हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए और हमारे खेतों में काम लगा हुआ है। तो किसी को आलू निकालना होता था खेत से, किसी को धान की रोपनी करनी होती थी, मतलब लगाना होता था प्लांट धान का, तो उसमें लेबर की जगह अपने बच्चों को ही ले जाते थे। और मैं जब उन्हें डांटता था तो फिर वो अपना दुखड़ा रोते थे और फिर मैं कभी कभी मुझे कन्विंस कर ही लेते थे कि नहीं, कोई उपाय नहीं है सर। तो हालांकि मैं कन्विंस नहीं होता था, लेकिन प्रॉब्लम उनके पास भी काफ़ी थी, क्योंकि लेबर रेट इतना अधिक था और उनके पास इतने छोटे छोटे खेत थे कि अगर वो लेबर को पैसा देते तो फिर जितना यील्ड होता तो उसके बच्चे भूखे ही रह जाते। शायद इस तरह का उनका अपना दुखड़ा होता था। ILO का अपना रिपोर्ट ये कह रहा है कि रूरल एरियाज़ में 13.9% बच्चे काम में इन्वॉल्व हैं और अर्बन एरियाज़ में 4.7% बच्चे काम में इन्वॉल्व हैं। 70% चाइल्ड लेबर्स आर इन एग्रीकल्चर, 20% इन सर्विसेज एंड 10% इन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में आज भी हैं, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 के बाद भी आज भी इंडस्ट्री में कुछ बच्चे काम कर रहे हैं। एज पर सेंसस आप देखें तो 2011 में 10.1 मिलियन चिल्ड्रन और 3.9% ऑफ द टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन, ये 2011 की बात हो रही है। अभी ये संख्या बहुत अधिक बढ़ गया होगा। 10.1 मिलियन तो 2011 में था, अभी तो बहुत अधिक बढ़ गया है ये संख्या। तो मेन वर्कर्स हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेन वर्कर्स हैं या फिर मार्जिनल वर्कर्स हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें पार्ट टाइम वर्क कराया जाता है, मेन वर्कर्स की तरह वो काम करते हैं। और इंडिया का कमिटमेंट क्या है चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने में, तो 2025 तक इंडिया ऐसा रिजोल्यूशन लिया हुआ है कि 2025 तक चाइल्ड लेबर को इंडिया से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। कैसे, तो ILO कन्वेंशन को रेटिफाई किया गया है इंडिया में। जो भी ILO कन्वेंशन के अंडर जो भी कमिटमेंट्स थे उसे इंडिया में रेटिफाई किया गया है, जिसके कारण हम ये समझते हैं कि 2025 तक इंडिया प्रतिबद्ध है कि अपने देश से चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसके बाद जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, SDG गोल है, गोल 8.7, उसमें भी बात की गई है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो ये सारे टारगेट्स को इंडिया एक्नॉलेज करता है और अपना कमिटमेंट दिखाता है इंडिया कि हम ये करने वाले हैं 2025 तक। तो वी आर ऑल्सो होपफुल कि 2025 या SDG की बात करें तो 2030 तक ये हो जाना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद लगाते हैं। चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम कई सारे स्टेप्स और इनिशिएटिव लिए हैं, उसी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज़ादी के बाद 1947 में हम जब इंडिपेंडेंट हुए तो 1948 में फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 लाया गया। तो आप सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 में पहले से ही लिख दिया गया है कि किसी भी तरह के बच्चे को 14 ईयर्स से कम के बच्चे को हजारडस वर्क में नहीं लगाया जाएगा। तो अब यहाँ उसी बात को इस एक्ट में लिखा गया था। ये एक्ट एक्चुअली फैक्ट्रीज एक्ट है, इसमें कई सारे प्रोविजंस थे, जिसमें से एक प्रोविज़न चिल्ड्रन के लिए भी कर दिया गया था कि जो भी 14 ईयर्स से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें फैक्ट्रीज में नहीं लगाया जाएगा। तो कई सारे प्रोविज़न में ये एक प्रोविज़न था। तो इसको कोई खास मान्यता नहीं दिया गया लोगों के द्वारा, इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, और बच्चे यहाँ काम करते ही रहे। 1986 में, बहुत लंबा टाइम हो गया, 1986 में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट लाया जाता है और इसमें देखो बेसिकली 2 लिस्ट बनाया गया है। यही समझ लो कि एक लिस्ट है, इसमें 2 कॉलम है। पहला कॉलम में कुछ हजारडस फैक्ट्रीज के नाम है, बेंगल फैक्ट्री, क्रैकर फैक्ट्री, आयरन स्टील फैक्ट्री, इस तरह के फैक्ट्रीज के नाम हैं। और दूसरे तरफ दूसरे फैक्ट्रीज के नाम हैं, कुछ सिंपल फैक्ट्रीज होंगे तो उन सब के नाम हैं। तो फिर इसमें ये कहा गया 1986 में कि जो हजारडस वर्क है, कुछ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर बच्चे बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हैं, बच्चे को प्रोहिबिट किया गया है वहाँ पर काम करने से। और जिन फैक्ट्रीज में बच्चे काम कर सकते हैं पार्ट टाइम, वहाँ पर उनके लिए कुछ कंडीशंस ऑफ वर्क होना चाहिए, उनके काम करने के लिए फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए कि बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं। इस आधार पर उनका जो टाइमिंग था उसको लेकर कुछ प्रोविजंस किया गया था इस चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में। फिर 2016 में इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किया जाता है और ये कहा जाता है उसके बाद कि 14 ईयर्स से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं वो कहीं भी काम नहीं करेंगे, सर्टेन एम्प्लॉयमेंट या फिर फेवरेबल या नॉन फेवरेबल किसी भी तरह का काम नहीं करेंगे। उनके लिए फ्री एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन है, वो जाकर स्कूल में पढ़ाई करें, बस यही काम है 14 से कम उम्र के बच्चों का, उन्हें कहीं भी काम नहीं करना है। साथ साथ जो 14 से 18 वर्ष के ऐसे बच्चे हैं जो काम कर भी रहे हैं तो उनको हजारडस ऑक्यूपेशन में नहीं रखा जाएगा। हजारडस ऑक्यूपेशंस या
प्रोसेस जहां हजार्डस है, जानलेवा है कुछ भी सिचुएशन, तो वहां 14 से 18 उम्र के बच्चे काम नहीं करेंगे। तो ये 2016 में किया जाता है। 2017 में फिर से एक अमेंडमेंट लाया जाता है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट, रूल्स लाया जाता है, एक्ट नहीं लाया जाता है, रूल्स लाया जाता है। और इसमें कुछ ड्यूटीज स्पेसिफाई किए गए थे और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाई किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट्स के और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के, कि आपके टेरिटरी में, आपके जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई भी बच्चा काम ना करे, और जो एक्ट अमेंडमेंट किया गया है 2016 में उसका पूरा पूरा पालन हो, उसके लिए इनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई स्टेट गवर्नमेंट्स को और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को। और इस पर्पज़ में गवर्नमेंट के सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव में नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट NCLP स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको ऐसे समझो कि इसका एक प्लेटफॉर्म है पेंसिल, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर प्लेटफॉर्म। तो इसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इस स्कीम में होता क्या है। सबसे पहले इस स्कीम को इंडिया के 12 डिस्ट्रिक्ट में चालू किया गया था। 12 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर चाइल्ड लेबर एंडेमिक थे, चाइल्ड लेबर वहां बहुत अधिक हुआ करते थे, वहां सबसे पहले इस NCLP स्कीम को लाया गया था। 1988 में शुरू किया गया था, याद रखना। और इस स्कीम के अंडर क्या होता था कि काम पर लगे हुए जो भी बच्चे थे उन्हें सबसे पहले विदड्रॉ किया गया। ऑब्वियसली उनका फॉर्मल एजुकेशन से बिल्कुल ही कनेक्ट टूट चुका था। 3 से 4 ईयर्स के एज में उन्हें काम पर लगाया गया था, तो 11-12 के एज में उनका तो पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना ही नहीं था, उन्हें तो ABCD भी नहीं आता था। उस सिचुएशन में उन बच्चों को उन्हें ब्रिज एजुकेशन दिया गया, वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाना था, मिड डे मील, स्टाइपेंड, हेल्थ केयर, सब कुछ इस स्कीम के अंडर उन बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा और किया गया था। और फिर तब जाकर उन बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में डाला गया। ये पूरा स्कीम ही था नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम। और ये सारी बातों को मॉनिटर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म का यूज होता है, पेंसिल, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। इस प्लेटफॉर्म का यूज होता है ये पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए। और हाल ही में मैंने आपको घर पोर्टल के बारे में भी बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर, ये इस पोर्टल को स्टार्ट किया गया था उसके द्वारा। तो उसमें भी कुछ इसी तरह की बातें थी कि जो भी बच्चे अपने घर से दूर हैं, जो कहीं वर्क पर लगाए गए हैं, या जिनका ट्रैफिकिंग हो रहा है, या किसी तरह के वैसे सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं, तो उनको वहाँ से लाकर उनके घर में रिपैट्रिएट किया जाए, रिस्टोर किया जाए। तो उस पर नज़र रखने के लिए ये पोर्टल होता है घर। उसी तरह से ये पेंसिल प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में डाला जाता है, उसको पूरा मॉनिटर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है। और ये पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटीज़, इन सबको कनेक्ट करता है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2009 में, जिसमें फ्री एजुकेशन का वादा किया गया है सारे बच्चों से, इंडिया के सारे बच्चों से, कि उन्हें 1 किलोमीटर के रेडियस में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और देयर आर सेवरल स्कूल्स, कुछ ऐसे स्कूल सेटअप किए गए हैं जहां फ्री एजुकेशन इम्पार्ट किया जाता है, और कुछ फैसिलिटीज़ भी जैसे टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म और अदर्स फ्री में दिए जाते हैं बच्चों को। इसके अलावा आपको और बात पता होना चाहिए, सेशन के शुरू होते ही मैंने कहा था कि ILO के कुछ ऐसे कन्वेंशंस थे जिसे इंडिया ने रेटिफाई किया है। तो 2 कोर कन्वेंशंस हैं ILO के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, जिसे इंडिया ने 2017 में रेटिफाई किया है। कन्वेंशन 138 ऑन द मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कन्वेंशन 182 ऑन द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर। तो इसे इंडिया ने रेटिफाई किया है, अपने देश में लागू किया है ILO के इस तरह के कन्वेंशन को। आई होप ये सारी बातें आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके मेंस, आपके प्रीलिम्स, सब सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके अंडरस्टैंडिंग, आपके कंसेप्ट, हर जगह से आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा। आई होप सो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में एक सेंट्रल वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री कैमरून ने नगोया प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया है। तो नगोया प्रोटोकॉल होता किस लिए है और ये किसके अंडर होता है, वो सारी बातों को हम देखने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है हमारा नगोया प्रोटोकॉल, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। अगर आपको कभी कोई कन्फ्यूजन है कि जैसे COP28 हेल्ड हुआ था दुबई में 2023 में, और साथ साथ अगर आप याद करें तो 2021 में COP15 हुआ था चाइना में, तो किसी किसी को कन्फ्यूजन रहता है कि ये COP28 क्या है, COP15 क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको ऐसा डिफरेंस नहीं समझ में आता, कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो बिल्कुल ये सेशन आपके लिए है। बहुत ही मज़ा आपको आने वाला है। आपको पूरा डिफरेंस बताऊंगा, साथ में लिंक भी बताऊंगा कि इनमें क्या डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में लिंक कहाँ से है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर UNFCCC, UNCCD, ओके, UNCCD और CBD,
इन तीनों का ओरिजिन, इन तीनों के बीच में रिलेशन और इन तीनों का डिफरेंस, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ इस पूरे टॉपिक में। जैसा कि हमारा टॉपिक है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल अपने आप में एग्रीमेंट है कंट्रीज के बीच में जो इक्विटेबल एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज पर बेस्ड है। यानी जो भी कंट्री नगोया प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करेगा उसे बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए या डेवलपमेंट के लिए या किसी भी एक्टिविटी के लिए जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो सारे कंट्रीज मिलकर प्रोवाइड करेंगे। यानी कि अभी फ़िलहाल 137 कंट्रीज इसमें थे, तो अब इसमें कैमरून भी जाकर ऐड हो गया है तो 138 हो गया। तो कैमरून जैसे ही इसमें ऐड होगा तो 137 कंट्रीज के पास जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज थे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थे या फिर जो भी जेनेटिक टेक्नोलॉजी था, वो टेक्नोलॉजी कैमरून के साथ भी ये 37 कंट्रीज शेयर करेंगे। ऑफ कोर्स उसमें कुछ लिमिट्स भी होंगे या वो एक अलग मैटर है। तो कैमरून को वो सारे टेक्नोलॉजी, वो सारे रिसोर्सेज मिलेंगे ताकि कैमरून कुछ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च कर सके, डेवलपमेंट कर सके या फिर जीन मॉडिफिकेशन कर सके। तो कैमरून को ये मौका मिलेगा, लेकिन बदले में कैमरून जो भी कुछ रिसर्च करता है, जो भी इन जेनेटिक रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाकर उसने जो कुछ भी इन्वेंशन किया या फिर जो भी अपना एक डिस्कवरी किया, वो सारे इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ शेयर करना होगा। उनका एक फेयर शेयर उसे करना पड़ेगा नगोया प्रोटोकॉल के सारे सिग्नेचरीज के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे क्या होता है, जो भी नया कंट्री इसे अडॉप्ट करता है उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा रिसोर्स मिल जाता है एंड इंडिजिनस एंड लोकल कम्युनिटीज़ भी इससे बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई रिसर्च होता है तो दूसरे किसी छोटे से कंट्री का भी कोई भी प्राइवेट या लोकल कम्युनिटीज़ भी अपना रिसर्च कैसे आगे बढ़ा सकता है। या फिर इस नगोया प्रोटोकॉल में एक और कंडीशन है, एक और यहाँ सिचुएशन बनता है कि कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है एसोसिएटेड टू जेनेटिक रिसोर्सेस, तो वो भी उसके साथ शेयर किया जाएगा, कैमरून के साथ शेयर किया जाएगा। तो यहाँ देखो बहुत तरह से बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये तो है नगोया प्रोटोकॉल, लेकिन हम इसमें थोड़ा डिटेल में जाने वाले थे। तो नगोया प्रोटोकॉल पार्ट है CBD का। CBD मीन्स कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और CBD की स्टार्ट हुई थी अर्थ समिट 1992 में। तो हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि 1992 का अर्थ समिट आखिर है क्या। तो 1992 में ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका ऑफिशियल नेम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। और UNCED की स्टार्टिंग हुई थी, इसकी बिगनिंग हुई थी 1972 में। 1972 में पहला UNCED हुआ था स्टॉकहोम में। उसके बाद हर 10 वर्ष पर यह हो रहा था। और 1972 में एक और घटना हुआ था जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, कि 1972 में 5 जून के दिन UNEP की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए। और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, वो जो एग्रीमेंट है या कन्वेंशन है वो UNEP ही कंट्रोल करता है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो CBD कंट्रोल करता है UNEP, ये आपको पता रहना चाहिए। 1972 में UNEP की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और 1972 से ही अर्थ समिट शुरू हुआ था। डेसिनियल मीटिंग होता है अर्थ समिट। लेकिन 1992 में ऑर्गेनाइज्ड रियो अर्थ समिट अपने आप में मील का पत्थर है, एक माइलस्टोन है। आप इसे ऐसे देखें कि 1992 का टाइम चल रहा है और उस समय पूरा दुनिया कोल्ड वार को देख चुका है और पूरा दुनिया परेशान है। सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन भी लगभग हो ही चुका है और उसके कुछ रिप्रिकॉशंस हमें दिख रहे हैं। जर्मनी में कुछ उस तरह का तनातनी दिख रहा है। तो ये सब कुछ अपने जगह पर चल रहा है। उस समय ये रियो अर्थ समिट दुनिया के करीब 150 से भी अधिक कंट्रीज को एक जगह लाता है और क्लाइमेट जैसे मुद्दे पर एकजुट करता है और सबको अवेयर करता है। और इतनी अवेयरनेस कि उसमें से 154 कंट्रीज ने UNFCCC में साइन किया, UNFCCC के मेंबर बने थे 154 मेंबर्स ने। और अभी प्रेजेंट टाइम में इतना सक्सेसफुल रहा UNFCCC कि आज प्रेजेंट डेट में इसमें 198 मेंबर कंट्रीज हैं। तो ये कितनी बड़ी सफलता है। तो आप देखें कि केवल इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, पॉलिटिकली या हिस्टोरिकली भी रियो अर्थ समिट एक बहुत बड़ा सक्सेस है। तो इसमें एजेंडा 21 लाया गया। तो उन लोगों ने ऐसा सोचा उस समय कि अभी तो 1992 आ ही गया है, तो 20th सेंचुरी में केवल 8 साल बचे हुए हैं, तो इसके बारे में क्या सोचना, 21st सेंचुरी के बारे में सोचो। तो 21st सेंचुरी के लिए एजेंडा 21 लाया गया और सबने उसको एक्सेप्ट भी किया।
इसके बाद रियो डिक्लेरेशन लाया गया, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स लाया गया, CBD जिसका कि दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तीन पार्ट है जिसमें से दो है, एक है कार्टेजिना प्रोटोकॉल और दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल। तो टॉपिक तो हमारा नगोया प्रोटोकॉल था, लेकिन हमने सीखना बहुत कुछ है। तो CBD इसी में लाया गया और UNFCCC इसी में लाया गया, और इसके 2 ही वर्षों के बाद इसी रियो डिक्लेरेशन के आधार पर UNCCD को भी लाया गया। हालांकि डायरेक्ट लिंक आप नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन ठीक है, UNCCD 1994 में लाया गया था, तो माना जाता है कि इसी से लिंक है। सो CBD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एंड UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये 3 ऐसे कन्वेंशन हैं जो आज भी ऑपरेबल हैं और ऑपरेशनल है, पूरे वर्ल्ड में ऑपरेशनल है। कंट्रीज़ के बीच में ये बहुत ही अच्छे से इन्फोर्सिएबल है, इनके जो भी डिसीजंस होते हैं कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेस था रियो अर्थ समिट 1992। आपको पूरा याद रहना चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये अर्थ समिट का एक्चुअल नेम था, उससे रिलेटेड कुछ डिटेल आपको यहाँ दिए गए हैं। तो अब हम UNFCCC, UNCCD और CBD से रिलेटेड कुछ डिटेल्स को देखेंगे। तो आपको पता है कि इसकी शुरुआत की गई थी 1992 में, 154 मेंबर्स ऑफ अर्थ समिट ने साइन किया था और ये इफेक्टिव हो जाता है 1994 21 मार्च से, और प्रेजेंट टाइम में 198 पार्टीज इसमें है। इस इंटरनेशनल ट्रीटी के 2 बेसिक्स हैं, 2 फाउंडेशन हैं। पहला है क्योटो प्रोटोकॉल और दूसरा है पेरिस एग्रीमेंट। क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 में साइन किया गया था और ये 2005 से 2020 के बीच में इफेक्टिव रहता है, ये चलता है। इसे ऐसे समझो कि क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था GHG गैस एमिशन रिडक्शन के लिए। ऐसा माना जाता है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन के कारण पूरे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पूरे दुनिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है। तो उसे कम करने के लिए कुछ गाइडलाइंस लाए गए थे और उसका नाम रखा गया था क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल का ऐसा कंडीशन था कि कम से कम 55 कंट्रीज अपने देश में क्योटो प्रोटोकॉल्स के गाइडलाइंस को लागू करेंगे, तो माना जाएगा कि ये क्योटो प्रोटोकॉल वहाँ लागू हो गया। तो इस तरह से ये काम कर रहा था। और क्योटो प्रोटोकॉल जब 2020 में अपना काम कर चुका होता है, या यूँ कह लो कि 2005 में इसे जब लागू कर दिया जाता है, उसके बाद 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन किया जाता है और पेरिस एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू फोर्स इन 2016। अब पेरिस एग्रीमेंट के बारे में समझ लो, ये हमेशा याद रखना, क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड है ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन से, और पेरिस एग्रीमेंट रिलेटेड है कि आने वाले समय में हम अपने अर्थ का एवरेज टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होने देंगे। यानी कि ये बहुत अधिक भी हो सकता है अगर हम बेतहाशा कार्बन जलाते रहें, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो नहीं करें, जैसे चल रहा है वैसे चलने छोड़ दें, तो शायद 3 से 4 डिग्री सेल्सियस भी तापमान बढ़ सकता है पूरे अर्थ का, और जितने ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट डाउन हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर वर्ल्ड के सारे कंट्रीज क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट को अवॉइड करते हुए चलें, इनके सारे कंडीशंस को फॉलो करते हुए चलें, तो वर्ल्ड का टेम्परेचर इतना अधिक नहीं बढ़ेगा 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि प्री इंडस्ट्रियल एरा में, यानी 1700 AD की बात कर लें, उस समय अर्थ का टेम्परेचर जितना भी था, तो 2100 AD में, 2100 कॉमन एरा में, उस टेम्परेचर से करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अधिक होगा अर्थ का, या फिर बहुत अधिक जाएगा तो 2 डिग्री सेल्सियस अधिक जाएगा अगर हम पेरिस एग्रीमेंट को फॉलो करें पूरे वर्ल्ड में। तो अगर हम पेरिस एग्रीमेंट या क्योटो प्रोटोकॉल कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं, अंधाधुंध कोयला जलाते हैं, अंधाधुंध हम हाइड्रोकार्बन्स जलाते हैं, पेट्रोलियम को बस्ट करते हैं, कंबशन करते हैं, तो फिर अर्थ का टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री सेल्सियस भी अप जा सकता है इन 2100। और अगर ऐसा होता है तो कई सारे ग्लेशियर्स मेल्ट डाउन हो जाएंगे, कई सारे आइलैंड्स डूब जाएंगे, क्योंकि वाटर लेवल सी का बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो ऐसा ना हो, यही इस UNFCCC का अपना गोल है। और अपने इन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए UNFCCC हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करता है। और इसी कड़ी में 2023 में नवंबर 30 से लेकर दिसंबर 12 के बीच कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28 ऑर्गेनाइज किया गया था UAE के दुबई में, और इसके प्रेसिडेंट रहे
सुल्तान अल जबर जो यूएई के इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं। और 2023 के कॉप 28 के कुछ मेन एजेंडा हैं: ग्लोबल स्टॉक टेक जीएसटी, ग्लोबल फेज आउट ऑफ अनएबेटेड फॉसिल फ्यूल्स, ट्रिपलिंग ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, लॉस एंड डैमेज फंड, ग्लोबल कोल एडेप्टेशन, ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन, हेल्थ, फेथ पेविलियन। तो इस तरह के कुछ एजेंडा थे, हम यहाँ उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। UNFCCC के बाद हमारा नेक्स्ट कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आप सबको पता है पूरा दुनिया वाटर शॉर्टेज से अभी जूझ रहा है, और उस समय डिजर्टिफिकेशन उससे भी बड़ा चैलेंज हो जाता है। आप इसको ऐसे समझो कि कोई भी रिवर अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि फॉरेस्ट ही है जो सॉइल को कैच करके रखता है अपने पास और सॉइल को रिवर में जाने नहीं देता है। अगर सॉइल रिवर में चले जाए तो क्या होगा, वो रिवर को भी बर्बाद कर देगा, और फॉरेस्ट तो खैर बर्बाद हो ही रहा था, और सॉइल सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ है सॉइल, वो भी बर्बाद हो जाता है। तो UNCCD का काम है डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करना या फिर इसके इफ़ेक्ट्स को मिटिगेट करना। मिटिगेट करना आप ऐसे समझो कि डिजर्टिफिकेशन के कारण ह्यूमंस को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो उन प्रॉब्लम्स के सिवियरिटी को कम करना, थोड़ा कम उसमें ह्यूमंस को प्रॉब्लम आए, इसी को कहा जाता है ह्यूमंस के प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करना, डिजर्टिफिकेशन को इफ़ेक्ट्स को मिटिगेट करना। ये काम है UNCCD का, और एजेंडा 21 में ही इसे लाया गया था, और उसी के बाद 1994 में ये अपने एग्जिस्टेंस में आता है। मैंने पहले भी कहा कि जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उसमें ही इसकी नींव रख दी गई थी एजेंडा 21 में, और फाइनली ये 1996 में इफ़ेक्टिव होता है, और प्रेजेंट टाइम में इसके 197 कंट्रीज़ हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लो कि 2013 में कनाडा इस कन्वेंशन से बाहर होने वाला पहला कंट्री था, और 2016 में फिर वापस आ जाने वाला भी पहला ही कंट्री था। ठीक है, मतलब जाके आने वाला पहला कंट्री था। अब बात करते हैं COP की। तो देखो, जो UNCCD है, इसका जो कॉप होता है, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज होता है, ये आप देखेंगे कि हर 2 साल पर हो रहा है, या फिर 1 साल पर हो भी रहा है, लेकिन हाल के सालों में 2 साल पर हुआ है। 2011 में हुआ, 13 में हुआ, 15, 17, 19, 22 में हुआ। यहाँ तो 3 साल का गैप आ गया। तो COP 15 अभी लास्ट हुआ था, ये आबिदजान में हुआ था, जो कोट डी आइवरी यानी आइवरी कोस्ट पे लोकेटेड है। सो दिस वाज इंफॉर्मेशन अबाउट UNCCD। अब आइए बात करते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी या CBD। तो ये UNEP के अंडर काम करता है, हमेशा याद रखना। इससे पहले जो हमने देखा वो तो यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट के तरह काम करता है, लेकिन CBD जो है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये UNEP के अंडर काम करता है। ये एकदम अच्छे से याद रखना। इसे ड्राफ्ट किया गया था 22 मई 1992 में, और साइन किया गया 5 जून 1992 से 4 जून 1993 तक, और ये इफेक्टिव हो जाता है दिसंबर 1993 से, और अब तक में इसके 196 स्टेट्स पार्टीज हैं। CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को समझना है तो आप इसके 3 गोल्स को समझो: कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड बेनिफिट शेयरिंग। ये 3 गोल्स हैं इसके, और इस 3 गोल में जो पहला गोल है कंजर्वेशन या फिर सस्टेनेबल यूज, वो कार्टेगना प्रोटोकॉल है। तो आप इसे ऐसे समझो कि CBD को समझना है तो 3 प्रोटोकॉल को समझो। पहला है कार्टेगना प्रोटोकॉल, दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल, तीसरा है ऐची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। देखो, कार्टेगना प्रोटोकॉल ये कहता है कि किसी भी तरह का अगर जीवित लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, तो उसके ट्रांसपोर्ट या हैंडलिंग में सेफ्टी बरता जाए, उसके सेफ्टी को इंश्योर किया जाए, यही है कार्टेगना प्रोटोकॉल। सपोज कोई GM मस्टर्ड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, तो एक कंट्री से, कंट्री 1 में है और उसे कंट्री 2 में ले जाना है, तो वहाँ एक सेफ़ हैंडलिंग होनी चाहिए। वहाँ ट्रांसपोर्ट में पूरी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दूसरे जगह जाने के लायक है या नहीं, वहाँ के एनवायरनमेंट में कहीं वो ज़्यादा वायलेंट ना हो जाए, दूसरे स्पेसीज को ख़त्म ना कर दे, वहाँ जाकर एंडेमिक ना हो जाए। तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखने के बाद ही जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की ट्रांसपोर्ट या हैंडलिंग की जानी चाहिए। ये है कार्टेगना प्रोटोकॉल। दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल।
तो नगोया प्रोटोकॉल में इक्विटेबल एक्सेस दिया जाता है जेनेटिक रिसोर्सेज का। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ टॉपिक ही शुरू हुआ था कैमरून कंट्री से कि कैमरून कंट्री ने नगोया प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया है। तो उसके बाद क्या होगा, तो उस कंट्री को जेनेटिक रिसोर्स का एक्सेस मिलेगा, फ्री एंड इक्विटेबल जेनेटिक रिसोर्स का एक्सेस मिलेगा। उसे कैमरून के जितने भी रिसर्चर्स हैं उसे बायोटेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, रिसर्च में यूज कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि कैमरून उससे अगर कुछ नया करता है, कुछ भी डिस्कवरी करता है या कुछ भी इन्वेंशन करता है, वो सब कुछ फिर कम्युनिटी के लिए उसे अपलोड करना होगा, उसे वापस से देना होगा, शेयर करना होगा। वो कुछ भी छुपा नहीं सकता है रिसर्च करके। तो ये है नगोया प्रोटोकॉल। और तीसरा है एचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। ये 2020 तक के लिए अचीव किया जाना था, तो आपको पता रहना चाहिए। इसमें क्या है 20 टारगेट्स हैं, और 20 टारगेट्स आपको याद रहे ना रहे, आपको ये पता होना चाहिए कि 5 सेक्शंस हैं इसमें। एड्रेस अंडरलाइंग कॉजेज, रिड्यूस प्रेशर्स एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज, सेफगार्ड इकोसिस्टम्स, स्पेसीज एंड जीन्स, इन्हेंस बेनिफिट्स फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम्स, एंड पांचवा है इन्हेंस इम्प्लीमेंटेशन थ्रू प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अब आइए इसके कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज पर बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि UNFCCC और UNCCD दोनों का अपना कॉप मीटिंग होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज मीटिंग होता है। तो ये पता रखना कि CBD का भी अपना एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग होता है, और ये बायोडाइवर्सिटी पर फोकस्ड होता है। और अब तक में टोटल 15 मीटिंग्स हो चुके हैं। 15th मीटिंग जो हुआ था वो 2021 में हुआ था, और ये 2 फेज में हुआ था। पहला फेज चाइना में हुआ था, कुनमिंग में, और दूसरा फेज कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। तो COP 15 अब तक में हो चुका है। COP 16 होने जाना है 2024 में, और 2024 में ये कोलंबिया में होने वाला है। इससे पहले ये तय किया गया था कि टर्की में होगा, लेकिन टर्की में मैसिव अर्थक्वेक आ गया था, आप सबको पता है, हाल ही में वहाँ बहुत तबाही आया है। तो टर्की इसे अभी होस्ट नहीं करने जा रहा है, इसे कोलंबिया होस्ट करने जा रहा है। तो देखते हैं COP 16 का क्या न्यूज़ होता है। इसके अलावा ये आपका कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि केवल UNFCCC का जो COP होता है वो प्रत्येक वर्ष होता है। बाकी जो UNCCD हैं और CBD हैं, इनका COP 2 वर्षों में एक बार होता है, या फिर कभी कभी 3 वर्षों में भी होता है। वैसा कोई खास इसमें रेगुलरिटी नहीं देखी जाती है। तो दैट वाज द टॉपिक। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके एग्जाम के लिए, आपके कंसेप्ट के लिए। कई सारे कन्फ्यूजन्स भी आपके दूर हुए होंगे। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके थोड़ा बताओ अपना क्या आपका रिएक्शन है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वो भी बताओ, और कुछ अगर कहीं कमी रह गई है सेशन में तो वो भी बताओ, ताकि मैं उसे कुछ इम्प्रूव कर पाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।